भारत का करीबी दोस्त है, जिगरी यार है, बल्कि यूरोपीय संघ का मेंबर भी है और नेटो का भी पूरा मेंबर। अब इस देश ने हाल ही में भारत से एक ऐसी मदद मांगी, एक ऐसी गुहार लगाई जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। उस देश ने कहा कि ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर कराओ भारत। जी हां, उसने कहा हमें युद्ध विराम की सख्त जरूरत है। और जैसे ही इस मित्र देश ने भारत से गुहार लगाई, वैसे ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप पहुंच गए। आज जो जयशंकर साहब ये कामयाब हो गए हैं, तो अब क्या यूरोप भी करने में ये कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अब यूरोपियंस आएंगे, पूछेंगे इंडियन से कि आपने क्या किया है। और डॉक्टर, मैं देख रहा था कि जयशंकर साहब जो हैं, ही इज़ इन यूरोप, तो वो वहाँ पे बैठ के जारी बात है यूरोपियंस पूछ रहे होंगे कि पायन ये कोई हमें भी ये ब्लैक मैजिक जो आपने किया है वो करें। ईरान वाज यूजिंग थ्रेशहोल्ड लेवल, यानी हम बम बनाने के करीब हैं एज ए डिटरेंस, सेइंग कि अगर आप हमको थ्रेटन करें तो हम बना लेंगे। दैट वाज देयर थ्रेट। तो जयशंकर जी को भेजा जाता है कोई काम करने के लिए, वो वहां पे सब कुछ तहस नहस करके वो वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है मोदी जी भी परेशान होने वाले हैं कि जयशंकर जी कर क्या रहे हैं। हम आपने नाम सुना होगा आईमैक का। वहां पर जयशंकर जी म्यूनिक में गए, वहां जाकर आईमैक को बेचाए और बेचने के बाद तरीका क्या था, वहां पे उनको बोला यार तुम ये कॉरिडोर बना रहे हो जो, उसकी बजाय साथ में केबल भी बेचाए, साथ में हाइड्रोजन बेचाए और वहां पर पैसे भी इकट्ठे करके ले आए कि इसको शुरू जल्दी से किया जाए। एस जयशंकर यूरोप पहुंच गए और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन से मुलाकात की और वो बयान दिया जिसने अमेरिका के घुटने छील दिए। इतना ही नहीं, यूरोप से लेकर ब्रिटेन तक सभी देशों ने ईरान के साथ जंग में फंसे अमेरिका का साथ देने से साफ मना कर दिया। ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार है और फिर पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि असली शक्ति भारत की कूटनीति में है। भारत ही वो एकमात्र देश है जो इस खतरनाक जंग को रोक सकता है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है, हमारे लिए आएंगे जो टैंकर्स हैं। जय हिंद दोस्तों, आखिरकार यूरोप और नाटो भी अब भारत से अपील करने लगे हैं कि भारत ही वो देश है जो युद्ध को रुकवा सकता है। अब ऐसी खबरें जो है ये अमेरिकन मीडिया और दुनिया भर की मीडिया पे, यूरोपीय मीडिया में खास करके चल कि इंडिया कैन प्ले अ की टू हॉर्मोज टेंशन को जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए जैसे हुआ है उसको, क्योंकि सब देश देख रहे हैं कि कोई ना कोई किसी पक्ष को लेके ही खड़ा हुआ है। चाहे रूस और चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, हर देश जो बड़े देश है, पावरफुल देश है, जो अहम किरदार निभा सकते थे, वो जो है किसी एक साइड को है, वो युद्ध रोकने के फेवर में नहीं है, या वो चाहते हैं कि युद्ध रुके ना रुके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। हालांकि अमेरिका की अपनी मजबूरी है, वो रोक सकते हैं, पर अभी क्राइसिस और लंबा जा सकता है। इन सबको देखते हुए जो फिनलैंड है और इंक्लूडिंग कई सारे नाटो मेंबर्स, उन्होंने भारत से अपील की है, दुनिया से अपील की है कि जो है भारत की रोल प्ले करे और दुनिया जो है वो शांति की तरफ जाए। भारत की रोल ऐसे प्ले करे कि भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे और इजराइल से भी अच्छे हैं। उन्होंने कहा मसूद पेजेस्कियान के साथ जितनी बात भारत की हुई है उतनी शायद किसी और की नहीं हुई। ठीक है, तो ये फिनलैंड ने कहा। इसी के साथ साथ यस, इस समय जयशंकर साहब यूरोप दौरे पे हैं और उनके साथ उर्सुला वॉन डेर लेन की भी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी जयशंकर साहब से अपील की और इस समय ट्रंप की रेलेवेंसी, अमेरिका की रेलेवेंसी मानने को कोई तैयार नहीं। सब जो है अमेरिका को समझ चुके कि भाई ये बंदे अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो अच्छा है कि अमेरिका पे अब ट्रस्ट ना किया जाए। आप देखें अमेरिका की कूटनीतिक हार की सबसे बड़ी उदाहरण कि वो नाटो को अपील कर रहे हैं कि भाई अपनी अपनी फौजें भेजो, कोई तैयारी नहीं अपनी फौज भेजने। ठीक है, तो बहुत बुरी तरीके से अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, ये मैं कह रहा हूं। बात करते हैं उस मित्र देश की जिसने भारत से जंग रोकने की सिफारिश की मदद मांगी। दरअसल इस नेटो, इस यूरोपीय संघ देश का नाम है फिनलैंड। जी हां, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया को पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तुरंत खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। और यहीं पर उन्होंने खासतौर पर भारत से अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की अपील कर डाली। दुनिया वॉच कर रही है मिसाइल्स की तरफ और यहां पर जो क्योस है उसके बीच में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका काम कराए जयशंकर जी। पैसे भी इकट्ठे करके लेके आए हैं। अब ये सारी डिटेल में बात करूंगा कि यार ये मास्टर स्ट्रोक जयशंकर जी ने किया कैसे। यानी कि जो रियल वॉर है वो जयशंकर जी ने इन द शैडोज वो शुरू कर दिया और मल्टी ट्रिलियन डॉलर का जो स्टील एंड डाटा का हाईवे है उसका रास्ता क्लियर कर दिया। कहां पर? स्ट्रेट थ्रू द अरेबियन डेजर्ट। आईमैक हमें मालूम है कि स्टॉल था,
यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बार बार यही बोलती रही कि ये प्रोग्राम जो है वो रुक गया है, डिले हो गया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर टूटने की, वो शुरू हो गई है। बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल स्टोरी अभी आज की डेट में जो म्यूनिक में जयशंकर जी कर आए। अब किया क्या, हमने कुछ प्रपोजल रखे जयशंकर जी ने, जिसके कारण ये जो आईमैक का प्रपोजल है वो ओवरड्राइव यानी कि फुल स्पीड में वो चलना शुरू हो गया है। टू अंडरस्टैंड दिस आपको पहले समझना पड़ेगा कि हुआ क्या। लुक एट व्हाट वेंट इनटू दैट म्यूनिक मीटिंग। आपको मालूम है कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो सारे के सारे एक कमरे में बैठे हुए थे। वो बेशक गवर्नमेंट के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं। वो वहां पर बार बार पूछ रहे थे जयशंकर जी को, यार आईमैक का की होया। तो जयशंकर जी वहां पर माइक्रोफोन पे खड़े हुए, हेजिटेट नहीं किया, और उन्होंने अमेरिकन और यूरोपियन डेलीगेशंस की तरफ देखकर उन्होंने कुछ रियलिटी चेक दिया। पहली बात ये, उन्होंने पहले तो एडमिट कर लिया कि जो प्रोग्रेस है वो स्लोअर है देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके कारण सिस्टम स्लो हो गया था। लेकिन साथ में उन्होंने जियोपॉलिटिकल एक बॉम्ब वो भी फेंक दिया। क्या कि जो मैसिव इंडियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन इंटरेस्ट है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसको हम और तेजी से आगे लेके जाने के लिए हमने बिहाइंड द डोर्स कुछ काम किया है। जयशंकर जी ने क्लियर किया कि आईमैक एक ब्रूटल इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक्स का वेपन है जो हम चाइना के खिलाफ हम यूज करने वाले हैं। यह कोई डिप्लोमेटिक चैरिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। यह कोई पैलेस्टीन की जो हमास के जानवरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह प्रोजेक्ट नहीं है। यह हार्ड पावर है जो बाईपास करेगी ट्रबल को जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। पहली बात यह, और यह फ्यूचर बनने वाला है ग्लोबल ट्रेड का। दूसरा, जो गल्फ की मोनार्कीज हैं उनको भी हमने एक्टिवेट कर दिया म्यूनिक के अंदर कि यार इसके अंदर पैसे डालेगा कौन, तुम्हारा बाप डालेगा। आप सोच के देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कमिट किया है, भारत ने ₹1 भी कमिट नहीं किया, और हम आईमैक का पार्ट बनने वाले हैं। तो हुआ क्या है, बहरेन ने होस्ट करा है अभी अभी इमरजेंसी का मीटिंग, जहां पर स्पेशल एनवॉइस को बुलाया गया टू फाइनलाइज लॉजिस्टिक्स। दे आर नाउ रेसिंग अगेंस्ट टाइम कि इसको जल्दी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेस्परेट हैं टू सिक्योर नॉन ऑयल ट्रांजिट का रेवेन्यू। जब उनके कंट्री से ये रास्ता निकलेगा उनको पैसा मिलेगा ट्रेन के निकलने का, जिसको हम दिल से बोलते हैं टोल टैक्स, वो मिलना है। ये हालत हो गई है मिडिल ईस्ट की, टोल टैक्स इकट्ठा करने के लिए बेचारे बेताब है। एंड दे वांट इट कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2026 के जून से पहले ये शुरू हो जाए। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस का तो असेसमेंट था कि देयर इज नो इमीडिएट थ्रेट, इट इज नॉट परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन्स। फिर ये क्यों जंग हुई? तो द आर्गुमेंट इज के ईरान थोड़ा कमजोर हो गया था पिछले जो इजराइल के साथ जो लंबा चक्कर चला, ये मिसाइल्स वगैरह, प्लस इजराइल ने ईरान के जो मेन हथियार थे हिजबुल्लाह, हुती वगैरह, उनको भी काफ़ी कमज़ोर कर दिए थे यूएस और ईरान इजराइल मिलकर। सो एक थियरी ये जा रही थी इजराइल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कि ईरान हैज़ बिकम वीक, अगर हम ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इजराइल की बहुत ज़माने तक मिडल ईस्ट पर हेजेमनी बन जाएंगी। यानी बेसिकली अब अरब मुल्क जो स्पेशली है उनकी अब गुलामी शुरू हो गई है, एंड इट कैन लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ना इनके पास क्रिएटिविटी है, ना इनके पास वाइटैलिटी है। आई डोंट थिंक दे आर केपेबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ देयर स्लेवरी। तो ये मौका देखकर, क्योंकि जंग का कुछ भी नतीजा हो आरजू, मिसाल के तौर पे अगर ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चले जाती, इजराइल का जो नुकसान होगा फाइनेंशियली वो अमेरिकन टैक्स पेयर इमीडिएटली दे देंगे, राइट? जैसा कि बाइडेन जाते जाते $17 बिलियन देकर चले गए। तो ट्रम्प और इतना ज़्यादा नहीं होगा, 20, 25, 30 बिलियन भी अगर नुकसान हुआ इजराइल का तो वो अमेरिका दे देगा। लेकिन अमेरिका का नुकसान कौन देगा? वो ऑलरेडी हमने इस जंग में अभी तक $20 बिलियन तक खर्च किए हैं। अगर ये लंबा चलेगा तो रोज़ाना $1 बिलियन से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जैसा कि आपके पास तो बहुत बुरा हाल है, सुना स्कूलें बंद हो गई हैं वगैरह, वर्किंग फ्रॉम होम, फिर पावर कट शुरू हो जाएंगे। अब सरकार के लिए डिसीजन है कि स्कूल्स और घरों के लिए पावर कट करें, यानी अमीर लोगों के एयर कंडीशंस कम करें, या इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज की पावर कट करें। अगर वहाँ करें तो आपका जीडीपी कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगा। प्लस जो महंगाई बढ़ रही है तेल की, पाकिस्तान को हर महीना $600 मिलियन ज़्यादा खर्चा आने वाला है तेल पर। तो उससे आपका जो लिमिटेड कुछ 20 या 21 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज है, सरकार और कमर्शियल बैंक्स को मिला लें तो उस तरह से आप 11-12 महीने में यू विल रन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप सारी चीज़ें इंपोर्ट करना छोड़ दें, जो दूसरी चीज़ें, खाली अगर तेल इंपोर्ट करें तो भी आप एक साल नहीं सर्वाइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन तो इस तरह से, लेकिन आपकी ये जो नुकसान जो होगा पाकिस्तान को कौन भरेगा? नोबडी ना। तो दैट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर, जो सिवाय इजराइल के और किसी का फायदा नहीं होने वाला है। तेल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सप्लाई, इसका फायदा
ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो गल्फ में, उनको भी नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को होगा जो हु आर आउटसाइड द हॉर्मोन्स, जैसा कि अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है, ये लोग ज़्यादा तेल बेचेंगे। तो इन दैट सेंस इट इज़ नॉट ए विन फॉर एनीबडी। और अमेरिका में भी तेल की कीमत बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास तेल है लेकिन मार्केट प्राइस बढ़ गई, तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो मार्केट प्राइस पे बेच रहे हैं। तो हर स्टेट में $3 से ज़्यादा गैलन हो गया है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। यहाँ पर डेलावेयर में 2.9 कुछ था, अब जाके वो 3.5 हो गया है, यानी तकरीबन 60 सेंट पर गैलन बढ़ गया है। तो उससे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और अमेरिका के इस वक्त अगर आप अमेरिकन पब्लिक से पूछे कि आपका सबसे बड़ा क्राइसिस प्रॉब्लम क्या है, तो वो अफोर्डेबिलिटी है, जिसके बेसिस पे ममदानी ने